Yes, very, very good evening to all of you. Good evening, everyone. Very good evening. I hope I'm audible to all of you. Very good evening, everyone. Very good evening. क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? वीडियो नहीं आ रही होगी सिर्फ, है ना? वॉइस आ रही है सबको? चलिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट, बस हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. आ जाओ सब लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से. वेरी गुड इवनिंग. चलिए जी. ओके. ये क्या हो गया? वेरी गुड इवनिंग. आज तो क्या हो गया यार, क्लास में प्रॉब्लम हो गई. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. छोटा सा इशू आ गया है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अब ठीक है? वॉइस आ रही है सबको? क्लास एंड करने का ऑप्शन आ रहा है, वैसे और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे. चलिए जी. वेरी गुड इवनिंग. उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी, वीडियो भी आ रही होगी. आकांक्षा, स्मृति, साधना, रुचि एंड रोमिला शुक्ला, ऑल ओके बेटा? सब ठीक है? अब एक बार बता दो यार, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए क्लास जो है थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो पाई है. ठीक है ना? सबको प्रॉपर वॉइस आ रही है? वीडियो भी आ रही है, ऑडियो भी आ रही है? सब ओके है? ओके ओके. चलो, आज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमें स्टार्ट करना है, डिस्कस करना है. यस 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 यस. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए. अभी तक कैसा चल रहा है भारतीय न्याय संहिता? बेरेक्ट एक बार ओपन कर लेता हूं मैं. ओके. आज जो है हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं. और आज का टॉपिक जो है मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही आपको कराऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है. तो हर एक सेक्शन को करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कवर अप करना 2 घंटों के अंदर अंदर. तो हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे. उससे जो है आपको एक अच्छी इन डेप्थ कंसेप्चुअल नॉलेज भी मिलेगी और आपको इस चीज़ का भी अंदाजा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से हमें करना चाहिए था. राइट. तो आज के टॉपिक में बेटा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जनरल एक्सेप्शंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. चाहे यूपी एपीयू मेंस की बात करो, चाहे बिहार एपीयू मेंस की बात करो, किसी भी मेंस की बात करो, जनरल एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि कौन सा चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस का और किस सेक्शन से स्टार्ट होते हैं, किस सेक्शन पे खत्म होते हैं. फिर हम इसके बारे में बात करेंगे. जनरल एक्सेप्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. जल्दी से कमेंट करके बताइए कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, और आप सबका जोश कैसा है आज? हाउ इज द जोश एवरीवन? कैसा है आप सबका जोश? वेरी हाई. चलिए, टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो. चलिए, 2-3 बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, फिर मैं आज के सेशन में आगे बढ़ने का काम करूंगा. चलिए देखिए, आज जो है हमारा जो मेंस का सेशन है, मेंस का जो सेशन है हमारा स्पेसिफिकली किसके ऊपर रहेगा? जनरल एक्सेप्शंस पे रहेगा.
जर्नल एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग जो है आज के इस सेशन में बात करेंगे, और हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही बात करेंगे, क्योंकि एक एक सेक्शन करना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, है ना। तो हर एक सेक्शन को हम यहाँ पे इतना डीप में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इतना हमारे पास समय भी नहीं है ना। तो कम समय में हमें ज़्यादा आउटपुट निकालना है, कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है, तो इसलिए हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में चलेंगे, जिससे आपको एक अच्छा खासा अंदाजा मिलेगा। तो जैसा कि आप सब बता रहे हैं कि सर ये चैप्टर नंबर 3 है, आप सबने कहा क्या है ये चैप्टर नंबर 3 है, और कौन से सेक्शन से स्टार्ट होता है? आप कह रहे हैं कि सेक्शन नंबर 14 से स्टार्ट होता है एंड सेक्शन नंबर 44 तक जाता है। यही बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चैप्टर 3 एंड दीज आर दी सेक्शंस। अब आप देखेंगे टोटल कितने सेक्शन है, 14 से 24 10, 24 से 34 20, टोटल 30 सेक्शंस जो हैं आज के सेशन में हम करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे से नहीं करें, बहुत अच्छे से करने वाले हैं, सारी चीजें आपको समझ में भी आने वाली है। इन डेप्थ जो है क्लैरिटी आपको मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग की भी मिलेगी, इस कॉन्सेप्ट को भी मिलेगी, और पूरा का पूरा जनरल एक्सेप्शन हम बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं भारतीय न्याय संहिता का बेरेक्ट आपको दिखाना चाहूंगा। उसमें एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भारतीय न्याय संहिता का बेरेक्ट है, आप सबके पास भी अपना अपना बेरेक्ट होगा। इस भारतीय न्याय संहिता के बेरेक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं या स्किप कर देते हैं, वो है सेक्शन नंबर 3। एक बार सेक्शन नंबर 3 निकाल लीजिए बेटा, सेक्शन 3 निकाल लीजिए बस। सेक्शन 3 जर्नल एक्सप्लेनेशंस। क्या कहता है बेटा सेक्शन 3? सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 3 क्या कहता है? जर्नल एक्सप्लेनेशंस की बात करता है, जर्नल एक्सप्लेनेशंस, जर्नल एक्सप्लेनेशंस, जिसके अंदर हम कॉमन इंटेंशन के बारे में भी पढ़ते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, है ना। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है जो रेलेवेंट है किस चीज के साथ में? जर्नल एक्सेप्शंस के साथ में। क्या बात कही गई है वो समझनी बहुत जरूरी है, तभी जर्नल एक्सेप्शंस को समझ पाएंगे, तभी भारतीय न्याय संहिता को समझ पाएंगे। जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, जो एक फाउंडेशनल चीज है, वो आपको समझनी बहुत जरूरी है। यहां पे क्या है सेक्शन 3 में ऐसा जो मैं आपको यहां सेक्शन 3 बताना चाहता हूं? देखिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, स्पेसिफिकली सबसेक्शन 1 की अब जो है यहां पे हम बात करेंगे। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 की हम बात करेंगे। और सबसेक्शन 1 क्या कहता है बेटा? देखिए, थ्रू आउट दिस संहिता, पूरी भारतीय न्याय संहिता में हर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी अपराध की कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ें, एवरी पीनल प्रोविजन। देखो ये बात तो आप सबको पता होगी कि डेफिनेशन का प्रोविजन अलग होता है और पनिशमेंट का अलग होता है। जैसे मर्डर की बात करो तो मर्डर को डिफाइन कौन सा सेक्शन करता है, बताइए मुझे, और मर्डर की पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दी हुई है? डिफरेंट है ना बेटा, है ना। तो जर्नली चाहे वो सेक्शन हो चाहे वो सब सेक्शन हो, है डिफरेंट होगा। तो इन्होंने कहा है एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन, हर एक पीनल प्रोविजन, एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन। ऑफेंस की डेफिनेशन, ऑफेंस का पनिशमेंट वाला सेक्शन, उसकी इलस्ट्रेशन, कोई एग्जाम्पल है, कोई इलस्ट्रेशन है उस डेफिनेशन का है या उस पीनल प्रोविजन का है। आगे वर्ड यूज किया गया है शेल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शेल, मैंडेटरी है उस डेफिनेशन पे, उस पीनल प्रोविजन पे, उस इलस्ट्रेशन पे। क्या मैंडेटरी है? शैल बी अंडरस्टूड, उस डेफिनेशन को समझना है, उस पीनल प्रोविजन को समझना है, उस इलस्ट्रेशन को समझना है। किस चीज को ध्यान में रखते हुए? शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर एंटाइटल्ड जर्नल एक्सेप्शंस। सो किसी भी अपराध की कोई भी डेफिनेशन अगर आप समझना चाहते हैं, किसी भी अपराध का कोई पीनल प्रोविजन आप समझना चाहते हैं, या कोई उसकी इलस्ट्रेशन, कोई एग्जाम्पल समझना चाहते हैं, that is to be understood subject to the exceptions contained in chapter number 3 entitled as general exceptions। क्यों? इन्होंने ये लिख भी दिया है कि those exceptions are not repeated in such definition, penal provision और illustration। क्या आपको लगता है ये उचित होगा? क्योंकि टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितने सेक्शन है? टोटल 30 सेक्शन है, ये टोटल 30 सेक्शंस है।
14 से 44 तक जब हम बात करते हैं टोटल 30 सेक्शन है। क्या हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन को जब हम डिफाइन करें उसके नीचे 30 सेक्शन लिखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता का बेरट इतना सारा मोटा हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा ना। सो मोटापे से बचाने के लिए सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ने ये कहा कि भैया उन जर्नल एक्सेप्शंस को हम बार बार हर डेफिनेशन के साथ, हर पीनल प्रोविजन के साथ, हर इलस्ट्रेशन के साथ दोहरा नहीं सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं। सो माननीय आप एक चीज समझ लीजिए कि हर एक डेफिनेशन को, हर एक इलस्ट्रेशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जर्नल एक्सेप्शंस को मद्देनजर रखते हुए ही समझेंगे, राइट। जर्नल एक्सेप्शन को मद्देनजर रखते हुए ही समझेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए जी, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है, सबको समझ में आ गई है। एंड दिस इज द रीजन कि जब भी आप मर्डर पढ़ते हैं तो मर्डर के ऑफेंस को समझने के लिए आपको जनरल एक्सेप्शंस अपने ध्यान में रखने होते हैं। क्या एक 7 साल से छोटा बच्चा मर्डर का अपराध कर सकता है? हाँ कि ना में जवाब दीजिए मुझे, से यस और नो, फिर आगे चल के हम बात करेंगे। क्या एक बच्चा जो 7 साल से कम उम्र रखता है, क्या वो मर्डर कर सकता है? क्या वो मर्डर कर सकता है? हाँ कि ना? क्या एक 7 साल से छोटा बच्चा मर्डर का ऑफेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या कहोगे आप लोग? क्या एक 7 साल से छोटा बच्चा किसी का कत्ल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आप लोग कहेंगे नहीं कर सकता है, मैं कहूंगा कत्ल तो कर ही सकता है ना। कत्ल करने के ऊपर बंदिश थोड़ी है। बंदिश किस चीज के ऊपर है? लायबिलिटी के ऊपर है। उसको पनिश नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस में है। मर्डर कर सकता है लेकिन पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। यही सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 आपको बताता है। पहला एग्जांपल आप देखेंगे, द सेक्शन इन दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस दैट ए चाइल्ड अंडर 7 years of age कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस, राइट, but the definition are to be understood subject to the general exception which provide nothing shall be an offense। अपराध माना नहीं जाता है, बस कर तो सकता है ना, लेकिन हम मानते नहीं है कि उसने किया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यही बात सबसेक्शन 1 का इलस्ट्रेशन नंबर बी कहता है। एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के एप्रीहेंड करता है जेड को, हु हैज कमिटेड ए मर्डर, हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्यों? क्योंकि तो पुलिस की तो ड्यूटी बनती है, कोई भाई मर्डर का ऑफेंस करेगा तो एप्रीहेंड तो करेगा ना पुलिस वाला। अगर पुलिस वाला उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया? नहीं किया है। बिकॉज दैट पुलिस ऑफिसर इज बाउंड बाय लॉ टू एप्रीहेंड जेड। वो बाउंड है लॉ के द्वारा जेड को एप्रीहेंड करने के लिए, पकड़ने के लिए। एंड देयरफॉर केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन व्हिच प्रोवाइड्स द दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। क्लियर? ये क्लैरिटी आपको देनी बहुत जरूरी थी कि जनरल एक्सेप्शंस क्या हैं और क्यों इनको समझना है, क्यों इनको सीखना है और आगे एग्जाम में लिखना है। अब आइए मोटा मोटा एक बार नजर मार लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता ही है, क्यों आप सब प्री एग्जाम देके आए हैं, आपको पता है कौन कौन से जनरल एक्सेप्शंस हैं, राइट। चाहे उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, चाहे वो बाउंड बाय लॉ हो, चाहे वो नेसेसिटी का एक्ट हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, चाहे वो माइनॉरिटी की बात हो, राइट। तो जब मैंने आपको मेंसरिया पढ़ाया था वहां पे मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात की थी कि जनरल एक्सेप्शंस जो हैं नेगेटिवली मेंसरिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको हर सेक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजंस मिलेगा, इसलिए वो अपराध नहीं बन रहा है, राइट। सॉर्टेड एवरीवन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से लेके अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, माइनॉरिटी, राइट, बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय
लो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये सब क्या है? एक्सेप्शंस हैं। अब इन एक्सेप्शंस को हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये एक्सेप्शंस नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे आपको। मैं सेक्शन 14, 15 ये सब पता है तुम्हें। सेक्शन 14 क्या कहता है तुम्हें पता है, सेक्शन 15 क्या कहता है तुम्हें पता है, 16 पता है, 17 पता है, 18 पता है। हर एक सेक्शन के बारे में आपको अंदाजा है। हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, सो डेट अगर कोई डाउट आए तो हम वहां पे उसको डिस्कस कर सके, उसको और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सके। आइए जी, नोटबुक ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। कॉपी पेन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आंसर राइटिंग करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर एक काफी सारे क्वेश्चन हैं आज के सेशन में, राइट। तो ये 4 स्टेजेस के ऊपर हम लोग चल रहे थे। कंसेप्चुअल रूट्स जो है वो हमारा हो चुका है। शील्ड हम पढ़ रहे हैं। शील्ड समझते हो? ढाल जिसको हम बोलते हैं। जर्नल एक्सेप्शंस ढाल के तौर पे काम करते हैं। और जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे वहां पे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है एक शील्ड के तौर पे काम करता है, स्वॉर्ड के तौर पे नहीं करता है, तलवार के तौर पे नहीं करता है। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, किसी और की प्रोटेक्शन के लिए उस शील्ड को यूज करते हैं, उस ढाल को यूज करते हैं। अगर आप उसको तलवार की तरह यूज करेंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, अग्रेशन दिखाएंगे, जितना आरओपीडी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अगर आप फोर्स यूज करेंगे तो वो तलवार कंसीडर की जाएगी, स्वॉर्ड कंसीडर की जाएगी और आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिला। तो जर्नल एक्सेप्शन पूरा ही शील्ड के तौर पे काम करता है और जर्नल एक्सेप्शन का ही तो पार्ट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी और का पार्ट है? नहीं, जर्नल एक्सेप्शन का ही पार्ट है, राइट। तो हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करेंगे जहां पे लीगल प्लीज दी गई है, जो हर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं। फिर इसके बाद आगे सब्सटैंटिव कोर पे चलेंगे। तो आज जो है हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है जनरल एक्सेप्शन, जिसके अंदर मिस्टेक, नेसेसिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, प्राइवेट डिफेंस के बारे में हम बात करेंगे। कल जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। आइए। A police officer, after reasonable inquiry, arrested B, who was not involved in any offense. Who was not involved in any offense. हाँ भैया, नोट्स हिंदी में चाहिए। ये रे नोट्स हिंदी में ही है। किसने मना किया है? आशीष पाठक जी, आप पहली बारी क्लास में आएंगे, देखिए हिंदी में ही है, हिंदी में ही है। कहाँ अंग्रेजी में? कहाँ है? हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स है बेटा। आशीष कुमार पाठक जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों में है। उसके लिए आप लोग जो है टेंशन ना लें। तो क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं और फिर 10 मिनट का टाइमर मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगा। 10 मिनट के अंदर इसको क्वेश्चन को आंसर करना है। हर एक बच्चा लिखने का प्रयास करेगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ पुलिस ऑफिसर आफ्टर रीजनेबल इंक्वायरी अरेस्टेड बी हु वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर जो है रीजनेबल इंक्वायरी के बाद बी को अरेस्ट करता है। Who was not involved in any offense, मतलब एक पुलिस अधिकारी उचित जांच, ये जानना बहुत जरूरी है कि उपरांत बी को गिरफ्तार कर लेता है जो किसी अपराध में संलिप्त नहीं था। तो कितने मिनट दूं? 5 मिनट दूं, 10 मिनट दूं इसका आंसर लिखने के लिए? बताइए, आप ही बता दीजिए। 5 मिनट का समय चाहिए या 10 मिनट का समय चाहिए? हम्म, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स? 5 मिनट का समय दे दूं आपको, लिख लोगे? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, पक्का? 5 मिनट, 5 मिनट में करेंगे, ठीक है? चलिए, 5 मिनट का समय शायद नहीं हो पा रहा है, यहां पे हो जाएगा। 5 मिनट्स, चलिए 5 मिनट्स डन। स्टार्ट राइटिंग the answer to this question. Five minutes
जो भी समझ में आता है लिखो, एटलीस्ट ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। जो आ रहा है समझ में लिखो, लिखना ज़रूरी है, और फिर उसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि क्या चीज़ें और अच्छे से आप लिख सकते थे जो आपने मिस की है। लास्ट 2 मिनट्स है बेटा। डन। लास्ट 30 सेकेंड्स लेफ्ट। करो करो करो, वाइंड अप करो, जो भी समझ में आता है। हो गया। देखो टाइम अप हो गया है, आपका आंसर हुआ या नहीं हुआ? एवरीवन इन द क्लास, हो गया है? सबका हो गया है? चलिए जी, नवदीप कौर हो गया आपका बेटा, आशीष, स्मृति, बाकी स्टूडेंट्स। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए था। पहले इंग्लिश मीडियम में
देखो वैसे आप जो है इशू से स्टार्ट कर सकते हो कि इशू क्या है। इशू इस प्रकार से है हमारा। सो द प्राइमरी इशू इज वेदर ए पुलिस ऑफिसर कमिट्स एनी ऑफेंस, कोई ऑफेंस किया या नहीं किया, जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है या नहीं है ना। तो अकॉर्डिंगली आप इसका पहले जो है ये इशू के बारे में बात करेंगे क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो प्राइमरी इशू क्या है, एक पुलिस ऑफिसर कमिट कर रहा है कोई ऑफेंस, जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, व्हेन दे अरेस्ट एन इनोसेंट इंडिविजुअल बी बेस्ड ऑन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट फॉलोइंग अ रीजनेबल इंक्वायरी। रीजनेबल इंक्वायरी के बाद उसने किया है। तो अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम आपको फॉलोइंग प्रोविजंस मेंशन करने थे। तो कौन सा सेक्शन मेंशन किया सबने? सेक्शन 14 आप लोगों को मेंशन करना था। सेक्शन 14 ही है ना जो ये बात कहता है, सेक्शन 14 सबने लिखा है, वेरी गुड। तो सेक्शन 14, दिस सेक्शन प्रोवाइडेड नथिंग इज एन ऑफेंस, कहता है ना कि कोई भी ऑफेंस नहीं है विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। गुड फेथ के बारे में भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे अगर आपको अंदाजा था। ये है लिंकिंग ऑफ सेक्शंस, है ना। ये 2-3 सेक्शंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके लिख दोगे तो अच्छा स्कोर मिलेगा, एक अलग से आंसर आपका जो है रिफ्लेक्ट होगा। तो गुड फेथ के बारे में आप यहाँ पे बता सकते थे। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जस्ट मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पे बता सकते थे क्योंकि वहां पे इलस्ट्रेशन भी ऐसा ही दिया हुआ है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एप्लीकेशन और एनालिसिस, लीगल ऑब्लिगेशन, ये बहुत जरूरी है। जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि फैक्ट्स को लॉ के साथ कैसे मर्ज करना है। सो लीगल ऑब्लिगेशन, पुलिस ऑफिसर एज ए पब्लिक सर्वेंट जो लीगली बाउंड है टू एप्रीहेंड इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन ऑफेंसेस। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्सेस मिस्टेक ऑफ लॉ की कहानी सेक्शन 14 की आपको यहां लिखनी थी कि इस सिनेरियो के अंदर जो ऑफिसर है डिड नॉट मिसअंडरस्टैंड द लॉ, उसने लॉ को लेके कोई गलती नहीं की है, बट रेदर मेड एन एरर रिगार्डिंग द आइडेंटिटी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन। तो यहां पे क्या था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। और क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि भैया मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर गुड फेथ में होता है तो हम उसको एक्सक्यूज कर देते हैं। ये लिखा है नवदीप आपने, बाकी किसी स्टूडेंट ने ये बात लिखी है, बताइए। तो यहां पे क्या कहा गया, प्रेजेंस ऑफ गुड फेथ। तो दैट ऑफिसर एक्टेड, लिखा हुआ है कि रीजनेबल इंक्वायरी, ये बहुत जरूरी है कि उसके अंदर खुद में प्रॉब्लम में लिखा गया है कि रीजनेबल इंक्वायरी करने के बाद ही उसने किया। तो रीजनेबल इंक्वायरी मतलब ड्यू केयर एंड अटेंशन, रीजनेबल इंक्वायरी मतलब ड्यू केयर एंड अटेंशन, जो कि एक एसेंशियल है किसके लिए, गुड फेथ के लिए। और एग्जैक्ट आप इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 14 जो है इसी के बारे में बात करती है। एक ऑफिसर है कोर्ट का जिसको ऑर्डर किया जाता है कोर्ट के द्वारा अरेस्ट करो वाई को, एंड आफ्टर डी इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई, जेड को अरेस्ट कर लेते हैं। सो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस उसने कमिट नहीं किया है। और लास्ट में आप कंक्लूजन जरूर लिखें। So the police officer has committed no offense because the arrest was made in good faith with due care and attention and under a mistake of fact while performing a duty the officer believed himself bound by law to do. The act is fully protected under the general exception provided by section number 14 of भारतीय न्याय संहिता। Fully protected है। Sorted everyone? हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए, जैसे आशीष कह रहा था हिंदी में नोट्स चाहिए। तो ये समस्या भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 जो पहले 76 थी आईपीसी की के अंतर्गत आती है। धारा 14 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आपबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, न कि विधि की भूल मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण सद्भाव पूर्वक गुड फेथ विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। आवश्यक तत्व और परिभाषाएं आप लिखें। सद्भाव पूर्वक क्या होता है ये कनेक्ट कर सकते हो, इससे जो है आपका स्कोर थोड़ा सा और इंप्रूव होगा कि गुड फेथ के बारे में आप बता सकते हो। सेक्शन 211 जो धारा है उसके अंदर गुड फेथ के बारे में बात की गई है। सो कोई भी बात सद्भाव पूर्वक की गई है तब तक नहीं कही जाती जब तक कि वह उचित सत्कर्ता या ध्यान ड्यू केयर एंड अटेंशन के बिना की गई या मानी गई हो। तथ्य की भूल, यदि कोई व्यक्ति तथ्यों को समझने में सद्भाव पूर्वक गलती करता है तो उसे दंडनात्मक उत्तरदायित्व के लिए छूट प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद मामले का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जो समस्या हमारे सामने है और के तथ्यों का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला, विधिक कर्तव्य, पुलिस अधिकारी कानूनन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आपबद्ध है कि नहीं। उचित सत्कर्ता आप देंगे, पर्सन में उचित जात रीजनेबल इंक्वायरी शब्द का प्रयोग किया गया है। एक एक चीज फैक्ट को लॉ के साथ मर्ज करना है।
ये स्पष्ट करता है कि पुलिस अधिकारी ने धारा 211 के अनुरूप उचित सतर्कता को और ध्यान का प्रयोग किया था, जो कि सद्भाव का अनिवार्य लक्षण है। तथ्य बनाम विधि की भूल, यहां अधिकारी को, ये पॉइंट सर मैंने बना के लिखे सो डेट आप इन चीजों को ऐड कर सके, अपने आंसर को एनहांस कर सके। मुझे पता है आपका आंसर इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे पॉइंटर्स बना के आप लिख सकते हो। तथ्य बनाम विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्सेस मिस्टेक ऑफ लॉ। यहां अधिकारी को कानून के ज्ञान की कमी नहीं थी, बल्कि उसने व्यक्ति की संलिप्तता या पहचान के संबंध में तथ्य की भूल की थी। विधिक सिद्धांत के अनुसार तथ्य की भूल क्षम्य है। प्रासंगिक दृष्टता से देखें, धारा 14 का जो इलस्ट्रेशन नंबर भी है वो भी स्पष्ट कहता है न्यायालय का अधिकारी, मैंने इलस्ट्रेशन भी मेंशन किया है और आप निष्कर्ष लास्ट में देंगे, पुलिस अधिकारी ने कोई अपराध नहीं किया है। चूंकि गिरफ्तारी उचित जांच के बाद और सद्भाव पूर्वक की गई थी, इसलिए अधिकारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के तहत सामान्य अपवादों का लाभ पाने का हकदार है और उसे सदोष प्रतिरोध या किसी अन्य अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हिंदी मीडियम वालों समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दो क्लियर है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट और अच्छे से डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले समझ में आ गया? डन बेटा, गुड टू गो। बताइए क्लियर है कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो क्लास में हैं, आशीष कुमार पाठक हैं, स्मृति मिश्रा हैं, जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो जरूर एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम वाले भी बताइए कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? रुचि मिश्रा, आपने आंसर लिखा था, कुछ कमियां थी उस आंसर में। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग करेंगे। ए इन गुड फेथ, गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी ऑफ बी टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी टेक्स दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम बीज पोजेशन। ए सद्भाव पूर्वक गुड फेथ बी की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हुए उसे बी के कब्जे से ले लेता है। तो कौन सा अपराध किया है? देखिए हमेशा याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता में जहां गुड फेथ आ रहा है वहां पे मेंसरिया जो है डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और गुड फेथ आ गया तो आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। 5 मिनट का समय जो है, फिर दोबारा से मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए दे रहा हूं। 5 मिनट का समय आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। लीजिए टाइमर स्टार्ट हो गया है, 5 मिनट्स हैं आपके पास। क्वेश्चन आप सबने देख ही लिया है, सबने क्वेश्चन देख लिया है। चलिए 5 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। लिखना स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। जी जी करें, आंसर करें। फाइव मिनट्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। कुछ पॉइंट छूट गए थे, कोई बात नहीं। स्क्रीन ब्लैक आ रही है, स्क्रीन ब्लैक मैंने की है सो डेट आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया ना, बार बार स्क्रीन पे मत देखो, आप लोग उसका आंसर करो। 3 मिनट है आपके पास, स्क्रीन मैंने ब्लैक किया जानबूझ के। ये देखो अब ठीक आ रही है स्क्रीन?
कोई बात नहीं बेटा, पॉइंटर्स ना छूटे इसलिए तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहां पे। स्क्रीन तो मैंने ब्लैक की थी क्योंकि मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा सा देख रहा था कि कुछ कमियां ना रहेगी हो। आप लोग आंसर नहीं देखना, आप लोग क्वेश्चन देखो, बस करो इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए, लास्ट 2 मिनट्स हैं आपके पास। हो गया, लास्ट 1.5 मिनट एवरीवन। परफेक्ट परफेक्ट, लास्ट 50 सेकेंड्स। अब देखो, ऐसा नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, छूट जाएंगी। सॉरी, तो वो चीजें ना छूटे इसलिए यहां पे आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से जो है सारी चीजें बताना चाहता हूं। डन सर, बट बहुत छोटा है आंसर, ओनली ऑफ हाफ पेज, लीगल प्रोविजन अच्छे से डिस्कस करने में दिक्कत आ रही है। वो नवदीप, आई थिंक वो दिक्कत इसलिए आ रही है कि रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या तो रिवीजन इतनी नहीं हो पाई है कि हम उसको रिकॉल कर नहीं पा रहे हैं ना, मे बी दिस इज द रीजन। कोई बात नहीं, बट जो रीजनिंग है वो सही होनी चाहिए, सही गलत बाकी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं, हमने कहा कि जो सेंट्रल इशू है, वेदर ए इज क्रिमिनल लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट और एनी अदर क्राइम अंडर भारतीय न्याय संहिता। ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि इशू हमारे पास ये है कि ए जो है उसकी क्या थेफ्ट के लिए कोई ऑफेंस के लिए पनिशमेंट बनती है या नहीं बनती है। व्हेन ही टेक्स प्रॉपर्टी फ्रॉम बी's पोजीशन, जब उसने बी के पोजीशन से प्रॉपर्टी ली, लेकिन गुड फेथ में ली, दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ। थोड़ा सा डिटेल में मैं आंसर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ज्यादा नंबर का आता है तो आपको ये सारी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी। सो अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चन में, सो फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता आर एप्लीकेबल। पहले आप इस चीज का अंदाजा लगाना सीखो कि कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है कि उसकी पोजीशन से उसने प्रॉपर्टी ली है तो थेफ्ट है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन 303 सबसेक्शन 1 थेफ्ट के बारे में बात करता है ना। तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा बताया, डिफाइन थेफ्ट एज द एक्ट ऑफ इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। फिर मैंने सेक्शन 27 की बात की जो डिसऑनेस्टली वर्ड को डिफाइन करता है। यह है इंटर कनेक्शन, इंटरलिंकिंग, जिसको हम लिंकिंग ऑफ सेक्शंस बोलते हैं। यह जरूरी होती है मेंस एग्जाम में, आप इंटरकनेक्ट करके लिखें। डिसऑनेस्टली बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे तो गुड फेथ था हमारे में, डिसऑनेस्टली नहीं था। तो डिसऑनेस्टली को भी हमने बताया कि एज डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। देखिए मैं पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं, राइट।
ये चीजें भी आप अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। डायरेक्ट लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज पर दी जो मार्क्स अलॉट किया गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का है, 8 नंबर का है, 10 नंबर का है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। आगे 211 गुड फेथ के बारे में बात की मैंने, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेक्शन नंबर 17, provides a general exception for acts done by a person who by reason of mistake of fact and not mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it, justified by law in doing it, राइट। सेक्शन 17 लिखा था आप लोगों ने, कौन सा सेक्शन लिखा बेटा? सेक्शन 17 ही लिखा था क्या? तो ये तो रेलेवेंट प्रोविजंस हो गए जो इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। अब एप्लीकेशन एंड एनालिसिस की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है, कैसे लॉ अप्लाई होगा, कानून की एप्लीकेशन किस प्रकार से होगी, यही एग्जाम में जरूरी है ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए। एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, क्योंकि जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, उसमें मेंसरिया नहीं है। तो पहले मैंने पॉइंटर में इसलिए लिखा है सो डेट आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी अच्छी मिले। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, फॉर एन एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट अंडर सेक्शन 303 इट मस्ट बी कमिटेड डिसऑनेस्टली। इन दिस सिनेरियो जो प्रॉब्लम हमारे पास है, ए एक्ट्स इन गुड फेथ, तो डिसऑनेस्टली तो उसने नहीं किया था, उसने तो गुड फेथ में किया था, ये समझते हुए कि वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की है। सो देयरफॉर द रिक्विजिट क्रिमिनल इंटेंशन, जो एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्रिमिनल इंटेंशन की रिक्वायरमेंट थी, किस चीज की? रॉन्गफुल गेन टू हिमसेल्फ और रॉन्गफुल लॉस टू बी, इज एब्सेंट। मेंसरिया मिसिंग है हमारी प्रॉब्लम से, ये चीजें हमें क्लेरिफाई करनी पड़ेगी, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि अपराध क्यों नहीं है। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते सेक्शन 17, रीजनिंग तो दो, रीजनिंग तो दो। अभी मैंने आपको सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 पढ़ाया मैंने, उसमें क्या लिखा होता? किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन को समझना है तो जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए समझना है। तो हम थेफ्ट की डेफिनेशन समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम के अंदर थेफ्ट के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ कि भाई उसके पोजीशन से उसने वो प्रॉपर्टी उठा ली, तो थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं होगा ये भी तो बताना है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करें फिर, सो दिस इज ए क्लासिक केस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ए इज नॉट मिस्टेकन अबाउट लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं था रिगार्डिंग थेफ्ट, बट अबाउट द स्पेसिफिक फैक्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द आइटम। फैक्ट ओनरशिप के रिगार्डिंग उससे गलती हुई है। तो अब यहां पे सेक्शन 17 आएगा। तो यहां धारा 17 क्या कहती है? सच ए मिस्टेक व्हेन मेड इन गुड फेथ जस्टिफाइज द एक्ट इन द आइज ऑफ लॉ। गुड फेथ में की गई है। अगर यहीं पे क्वेश्चन में, यहां क्वेश्चन में गुड फेथ ना लिख के मैं डिसऑनेस्टली लिख देता तो थेफ्ट का ऑफेंस बन गया था, ये बन गया था ना बेटा। यही चीज समझनी है, द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कानून कैसे अप्लाई होगा ऐसे तथ्यों के ऊपर, ऐसे फैक्ट्स के ऊपर, ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब डायरेक्ट इलस्ट्रेशन भी हमने लिख दिया, संहिता प्रोवाइड करती स्पेसिफिक पैरल सेक्शन 303 सबसेक्शन 1 इलस्ट्रेशन पी जो है इसी के बारे में। ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू एज ऑन प्रॉपर्टी टेक्स दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड पोजीशन, हियर ए हैज नॉट टेकन डिसऑनेस्टली, ही डज नॉट कमिटेड थेफ्ट। पूरा इलस्ट्रेशन आपके डायरेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। आगे मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताने के लिए आप लोगों के लिए ये एक और पॉइंट ऐड ऑन किया है, केविएट ऑन सब्सिक्वेंट कंडक्ट। देखिए, व्हाइल द इनिशियल टेकिंग इज नॉट एन ऑफेंस, अभी मैंने उसके पोजीशन से प्रॉपर्टी ले ली, ये तो कोई अपराध नहीं है। सेक्शन 314 इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लैरिफाई करता है, अगर ए को बाद में अपनी गलती का पता लग जाए कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये उसी की है, और उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट कर ले, तो वो गिल्टी होगा डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। ये एक स्टेप और आगे मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं कि आप लोगों को अपना माइंड जो है अप्लाई करना पड़ेगा, आप लोगों को सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आंसर करते समय। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में मेन इश्यू क्या है, किस चीज को आंसर करना है। फिर हमारे दिमाग में रेलेवेंट प्रोविजंस आने चाहिए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा, प्रॉपर्टी है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का केस है ना। अब वो ऑफेंस क्यों नहीं है वो हमें बताना है बाय अप्लाइंग द रेलेवेंट प्रोविजंस। तो रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 303 थेफ्ट का ऑफेंस है, वह थेफ्ट का ऑफेंस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जो मेंसरी है, वो मिसिंग है हमारे केस में। गुड फेथ है हमारे केस में, गुड फेथ के बारे में हमने जिक्र किया, क्योंकि हमने सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में ये पढ़ा कि भैया जनरल एक्सेप्शंस जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप किसी भी अपराध की डेफिनेशन पढ़ें। तो यहां से ये 3-4 सेक्शंस जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर आप लिख सकते थे।
ये तो मैं एक एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट बता रहा हूं सो डेट आपके कॉन्सेप्ट्स जो है और स्ट्रांग बन जाएं कि ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि वो प्रॉपर्टी मेरी, मैंने वो प्रॉपर्टी उठा ली, तो धारा 17 के अनुसार ये अपराध नहीं है। लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि ये वाकई में मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी, ये जानने के बाद मैं उस प्रॉपर्टी को यूज करता हूं, तो मैंने कौन सा अपराध किया, ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है। फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस बन जाएगा। और लास्ट में फिर मैं कंक्लूड करता हूं, A has not committed any offense because A acted under bona fide mistake of fact and lacked the dishonest intention required to satisfy the definition of theft। क्योंकि अगर वहां गुड फेथ नहीं होता, डिसऑनेस्ट होता, तो थेफ्ट का ही ऑफेंस बनता ना। थेफ्ट का ऑफेंस क्यों नहीं बन रहा है ये तो हमें बताना पड़ेगा ना। His conduct is fully protected under the general exception provided by section 17 of BNSS। हिंदी वालों, यहां मुख्य प्रश्न यह है कि ए का कृत्य चोरी की श्रेणी में आता है या वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 17 तथ्य के भूल के तहत बचाव का पात्र है। तो हमने यहाँ पे रेलेवेंट प्रोविजंस लिखे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराएं सुसंगत हैं। धारा 303 सबसेक्शन 1 चोरी, चोरी का मुख्य तत्व किसी संपत्ति को दूसरे के कब्जे से बेईमानी पूर्ण आशय डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेना है। धारा 2.7 बेईमानी क्या होती है उसके बारे में हमने थोड़ा सा यहां बताने की कोशिश की है। इसका अर्थ है एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ रॉन्गफुल गेन या दूसरे को सदोष हानि रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के आशय से कार्य करना। फिर हमने धारा 17 तथ्य की भूल, यह धारा स्पष्ट करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई जाए और तथ्य की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्याय था, जस्टिफाइड था। और फिर 2.11 सद्भाव गुड फेथ। ठीक है, तो दीज आर दी रेलेवेंट प्रोविजंस जो इस समस्या में हम अप्लाई कर सकते थे। मामले का विश्लेषण करते हैं। सो विधिक सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण निम्नलिखित है। इस प्रकार से हम लीगल एनालिसिस तो करेंगे ना, लीगल रीजनिंग तो कहीं ना कहीं लिखेंगे ना। आपराधिक मन स्थिति का अभाव, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, क्योंकि हमने इनिशियल लेक्चर में पढ़ा था मेंसरिया प्लस एक्टस रियस बिकम्स एन ऑफेंस। तो चोरी के अपराध के गठन के लिए बेईमानी पूर्ण आशय का होना अनिवार्य है। चूंकि ए संपत्ति को अपने स्वयं की संपत्ति समझ रहा है, इसलिए उसका उद्देश्य बी को सदोष हानि पहुंचाना नहीं है। अब देखो हमने यहां पे क्या किया, लॉ प्लस फैक्ट्स, तभी तो कंक्लूड निकलेगा। कंक्लूजन कैसे निकलेगा, जब कानून और तथ्य मिलेंगे तब एक कंक्लूजन निकलेगा। हमने कानून के बारे में बात की और हमने तथ्यों के बारे में बात की, दोनों को मिक्स किया तो एक रिजल्ट निकल के आया। तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये कानून की भूल नहीं बल्कि तथ्य की भूल है। अब यहां पे मैं फिर दोबारा फैक्ट लिख रहा हूं, ए का विश्वास सद्भाव पूर्वक है जो उसे दंडात्मक उत्तरदायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है। लॉ प्लस फैक्ट कंक्लूजन, लॉ प्लस फैक्ट कंक्लूजन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस करना बहुत इजी है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। इलस्ट्रेशन मैंने वही बताया है, अगर आपको ध्यान हो तो आप इलस्ट्रेशन बता दीजिए, हमें तो पूरा आंसर आपको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और फिर मैंने कंक्लूजन दिया है, इन्हें कोई अपराध नहीं किया चूंकि ए ने उचित सत्कर्ता के साथ और सद्भाव पूर्वक तथ्य की भूल के अधीन कार्य किया है, इसलिए उसका कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 17 के अंतर्गत संरक्षित है और उसमें चोरी के आवश्यक तत्व जो है का अभाव है। जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट आर मिसिंग। यदि एक को बाद में ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने आपको लिखा था, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्लियर हुआ, सीखने को मिल रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे और बेहतरीन हम हमारा आंसर बना सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, पहली बार ये आप कोई मेंस देंगे तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात क्वेश्चंस आंसर्स लिखने पड़ेंगे। जितना लिखोगे उतना निखरोगे, ये लाइन हमेशा याद रखना, जितना लिखोगे उतना निखरोगे। सो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा आंसर राइटिंग में। बार बार लिखना है, 1000 बार लिखना है, आंसर हर बार नया इंप्रूव होगा तुम्हारा। कभी ये मत सोचना कि 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगा मेंस आंसर राइटिंग सीख जाऊंगा, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंस आंसर राइटिंग के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है। अब देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है आपके आंसर में और हमारे आंसर में। ये कैसे ठीक होगा, जब लगातार आप पढ़ते रहो भैया, साइमल्टेनियसली रिवीजन अपनी कंटिन्यू रखो।
भारतीय न्याय संहिता रिवाइज करते रहो, साथ साथ में जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको रिवाइज करो और साथ में ये क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो हमारे साथ। हम भी टॉपिक भी आपको पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी बता रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक एक बार बता दीजिए। डन, जबरदस्त अविनाश पांडे जी। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आएगा। और प्रयास करो और मेहनत करो, हर क्वेश्चन में थोड़े से एफर्ट्स डालो। ये अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन वैसा ही है, बस दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। दिमाग थोड़ा सा और अप्लाई करोगे तो और बेहतरीन आंसर लिख पाओगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, फिर स्क्रीन ब्लैक कर दूंगा मैं आपकी, सो डेट बार बार स्क्रीन पे मत देखना, ठीक है। अ सोल्जर A fires on a mob by order for his superior officer in conformity with the commandments of the law. एक सैनिक ए विधि के आदेशों के अनुपालन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है। तो बताइए कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया? कौन सा ऑफेंस यहां पे हुआ? लिख लो इस क्वेश्चन को, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो। अविनाश पांडे जी कह रहे हैं हिंदी वालों के ऊपर बस आपकी कृपा यूं ही बनी रहे। भैया मेरी तो बनी रहेगी, आप लोगों की भी थोड़ी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए ना। रिवीजन करो मालिक, रिवीजन करो प्लीज, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बेरेक्ट का इलस्ट्रेशन है, ये यूपी एपीओ मेंस में आया हुआ है। पढ़ लिया सबने? चलो अब की बार मैं जो है आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, 10 मिनट का टाइम। कोशिश करो और बेहतरीन आंसर करने की, लिखो सारी चीजें, अभी तो लिखो, जो याद आ रहा है वो लिखने की कोशिश करो, बाद में उसको छोटा कर लेंगे, बाद में उसको काट पीट लेंगे। अभी दिमाग दौड़ाओ और लिखो जितना लिख सकते हो, जो जो पॉइंट ऐड कर सकते हो ऐड करो। आंसर बड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर छोटा नहीं रहना चाहिए, बात ये है, ठीक है। कटिंग तो हो जाएगी ना, ठीक है, लेकिन कटने के बाद बड़ा नहीं होगा, ये समझना जरूरी है, ठीक है। छोटा बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा छोटा हो सकता है, जानते हो ना आप। बचपन से जवानी आ सकती है, जवानी से बचपन कभी नहीं आएगा, ये चीज जान रखना हमेशा। बचपन से जवानी आ जाएगी, जवानी से बचपन नहीं आएगा। तो जितना लिख सकते हो उतना लिख लो, वो छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटे को बड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कट गया तो कट गया, एक बार जवानी से वापसी नहीं होगी। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखें और टाइमर में लगा देता हूं, 10 मिनट का समय आपके पास है। 10 मिनट इसलिए दे रहा हूं कि तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें कुछ अपना एफर्ट जो है डाल पाओ और बेहतरीन इसको कर पाओ। चलिए जी, हो जाइए शुरू, शाबाश, लिखे लिखे, बहुत बढ़िया। आंसर नहीं देखेगा कोई भी स्क्रीन के ऊपर, आंसर है इसलिए मैं ब्लैक कर देता हूं आपकी स्क्रीन, बोलता रहूंगा मैं, क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। कोई समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। शाबाश शाबाश, लिखो लिखो, बहुत बढ़िया, लगाओ दिमाग, दौड़ाओ। स्क्रीन ब्लैक इसलिए की है ताकि तुम लोग आंसर ना देख पाओ, मैं भी आंसर तुम्हारा रिव्यू करता हूं।
8 मिनट हैं आपके पास, लिखो जो समझ में आता है, जितना लिख पाते हो लिखो। आठ मिनट हैं अभी, 7 मिनट और हैं अभी तुम्हारे पास। करो आंसर करो, शाबाश। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इन 10 दिनों की क्लासेस के अंदर। सेवन मिनट्स लेफ्ट, 7 मिनट हो रहे हैं आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। लास्ट 6 मिनट्स लेफ्ट, आखिरी 6 मिनट है आपके पास। लिखो लिखो, दिमाग लगाओ जितना लगा सकते हो। 4 मिनट है लास्ट। आखिरी 4 मिनट बेटा, जिसका हो जाए एक बार मुझे कमेंट करके बता देना कि हो गया सर। लास्ट 3 मिनट्स, आखिरी 3 मिनट रह गई हैं आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए।
वेरी गुड वेरी गुड, सही लिख रहे हो, लिखते चलो बस, रुकना नहीं है। कीजिए कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। हुआ किसी का? अब की बार तुम्हें थोड़ा टाइम ज्यादा मिला है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा आंसर थोड़ा सा और अच्छा होगा। लास्ट 1 मिनट है बेटा, करें आंसर अपना कंप्लीट। चलिए, टाइम हो गया है समाप्त आपका। इस क्वेश्चन का आंसर जो जितना हुआ है उतना ही रोक दीजिए अब बस। हो गया? कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर किया है, बताइए जरा एक बार। हुआ? क्या कुछ हुआ, कर लिया? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया है? हाँ जी, नवदीप, आकांक्षा, वेरी गुड। आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा इशू को आइडेंटिफाई करेंगे सिचुएशन बेस्ड में। सेंट्रल इशू इज वेदर अ सोल्जर इज क्रिमिनल लायबल फॉर द ऑफेंस सच एज हर्ट या कल्पेबल होमिसाइड। किसी अपराध के लिए लायबल है या नहीं है, क्योंकि उसने गोली चलाई है। व्हेन ही फायर्स ऑन ए मॉब, भीड़ के ऊपर उसने गोली चलाई है। क्यों चलाई है? क्योंकि उसने ऑर्डर्स को फॉलो किया जो उसके सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर थे, प्रोवाइडेड द ऑर्डर इज इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ, राइट। रेलेवेंट प्रोविजंस कौन कौन से लिखे हैं आप सबने? तो ये रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 14 है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। आप हार्ट या कल्पेबल होमिसाइड वहां पे क्लियर नहीं था, सिर्फ ये था कि गोली चलाई है ना। फायर्स ऑन ए मॉब लिखा गया था, ये नहीं लिखा गया था कि कोई मरा है, किसी को चोट हुई है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हर्ट और मर्डर का कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। तो मैंने जनरली सेक्शन 14 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 यहाँ पे मेंशन किया है। सेक्शन 14 जरूरी है मेंशन करना, क्योंकि वो क्या कहता है, बाउंड बाय लॉ की बात करता है, धारा 14। और 3(1) तो हम वैसे डिस्कस करते ही हैं, राइट, वो तो बहुत जरूरी है। चलिए, ये क्या हो गया? अरे भाई, ये शायद
आपका आंसर जो है इंग्लिश में कंप्लीट नहीं हुआ है, हिंदी में कंप्लीट है। इंग्लिश वाला एक शायद मिस हो गया पेज यहाँ पे हमसे, कोई बात नहीं, इसका मिस हो गया एक पेज, हिंदी में देख लेते हैं इसको। सो हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुख्य पर्सन ये है ना, तो ये यहाँ पे धारा 14 और धारा 3(1). फिर यहाँ पे मामले का विश्लेषण जो है वो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन मिस हो गई है शायद, हाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन मिस हो गई, वही चेक कर रहा था मैं। चलो, तो प्रस्तुत तथ्यों और विधिक सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण निम्नलिखित है। पहला, विधिक बाध्यता, बाउंड बाय लॉ। तो एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारियों के वैध आदेशों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से विधि द्वारा आबद्ध है, होता है, ये पॉइंट हमने लिखना था, ठीक है। आदेश की वैधता, प्रश्न में स्पष्ट कहा गया कि गोलीबारी विधि के आदेशों के अनुपालन में इन कन्फर्मिटी विद द कमांडमेंट्स ऑफ लॉ की गई है। इसका अर्थ है कि वह आदेश कानूनी रूप से उचित था और ए ने अपनी आधिकारिक ड्यूटी का निर्वहन किया है। आपराधिक मन स्थिति का अभाव, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, क्योंकि ए का कार्य कानून द्वारा अनिवार्य और समर्थित है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की आपराधिक मन स्थिति, मेंसरिया या अवैध कृत्य करने का इरादा नहीं माना जा सकता है। विशिष्ट जो इलस्ट्रेशन है, यह समस्या पूरी तरह से भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के इलस्ट्रेशन नंबर ए पर आधारित है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि एक सैनिक विधि के आदेशों के अनुपालन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है, कै ने कोई अपराध नहीं किया। निष्कर्ष, ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि ए ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के एक वैध आदेश का पालन किया है। ऑर्डर वैलिड होना चाहिए और वह ऐसा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, इसलिए उसका कर्तव्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 के अंतर्गत आने वाले सामान्य अपवाद के कारण पूर्णतः संरक्षित है। ये तो तुम सबका बिल्कुल सही हुआ होगा, सही था सबका। अब आप लोग कहोगे कि सर इसमें आपने कोई ऑफेंस का डिस्कशन क्यों नहीं किया? पहले वाले में तो हमने थेफ्ट का डिस्कशन किया था। थेफ्ट का डिस्कशन इसलिए किया था पहले वाले में क्योंकि यहां पे प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर हो रहा था, और जब आप थेफ्ट पढ़ते हैं तो थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और पोजेशन स्पेसिफिक है, ओनरशिप नहीं है वहां पे। और इस क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नजर नहीं आ रहा है हमें, सिर्फ गोली चलाई है भीड़ के ऊपर। तो सिर्फ भीड़ के ऊपर गोली चलाना, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि भीड़ इंजर्ड हो गई है या उसमें से कोई मर गया है, इसलिए हमने ना ही यहाँ पे हर्ट को लेके आए, ना ही हम ग्रीवियस हर्ट को लेके आए, ना ही हम कल्पेबल होमिसाइड को लेके आए। इसलिए वो बाकी सारे सेक्शंस डिस्कस करना यहाँ पे रेलेवेंट नहीं था, उचित नहीं था। समझे? क्वेश्चन समझो, राइट? क्लियर है बेटा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए सीज बी कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर। ए ने देखा बी जो कर रहा है उसे लग रहा कि वो मर्डर कर रहा है। ए गुड फेथ में, अगेन गुड फेथ पे ध्यान दीजिएगा, seizes B in order to bring B before the proper authorities. Later on, it turns out that B was acting in self defense. B तो प्राइवेट डिफेंस में कार्य कर रहा था। सो ए देखता है कि बी कुछ ऐसा कर रहा है जो ए को हत्या प्रतीत होती है। ए सद्भाव पूर्वक बी को पकड़ लेता है ताकि उसे उचित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। बाद में पता चलता है कि बी आत्मरक्षा प्राइवेट डिफेंस में कार्य कर रहा था। 10 मिनट का टाइम दोबारा से दे रहा हूं, बेहतरीन आंसर लिखने का प्रयास करें जितना आप कर सकते हैं, है ना? बाकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे। लीजिए 10 मिनट्स का टाइम है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। एवरीवन इन द क्लास, बहुत बढ़िया लिखिए शानदार तरीके से। लिखो लिखो लिखो।
8 मिनट्स हैं आपके पास। सर किसी भी क्वेश्चन में जैसे ए ने बी को ये खाने में जहर डालने को बोलता है, बी ने ये खाने में, वो आएगा आगे। सदानंद सदहाना आएगा, आगे आएगा, नहीं डाल के जेड के खाने में डाल दिया, या फिर वो जब हम पढ़ेंगे ना बेटा अबैटमेंट, अबैटमेंट में आएगा, वो कल वाली क्लास में करवाऊंगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, कल वाली क्लास में होगा, वो अबैटमेंट का पार्ट है जो आप मुझे बोल रहे हो ना, ये अबैटमेंट है। आज हम जनरल एक्सेप्शंस कर रहे हैं, कल अबैटमेंट करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा आपका, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सब करवाऊंगा मैं। लास्ट 4 मिनट है बेटा, करो करो आंसर करो, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड रह गई हैं, देखिएगा। परफेक्ट हो गया। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका आंसर कर लिया है? चलिए आइए एक बार देखते हैं कि क्या आंसर किया आप लोगों ने और कितना बेहतरीन हो सकता था। चलिए जी। सो प्राइमरी इशू यही है, वेदर ए इज क्रिमिनल लायबल फॉर एन ऑफेंस सच एज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ही होगा क्योंकि उसने पकड़ लिया था, उसको सीज कर लिया था ना, किसी व्यक्ति को पकड़ लेना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यही होगा। ठीक है। When he seizes B after witnessing an act that appeared to be murder, even if it is later discovered that B was acting in the lawful exercise of his right of self defense. Relevant provision कौन कौन से आएंगे यहाँ पे? सेक्शन नंबर 17 आएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आपने डिस्कस किया है। सेक्शन 14 आएगा बाउंड बाय लॉ, ये भी तो आएगा बाउंड बाय लॉ। और सेक्शन 211 आएगा गुड फेथ आएगा, और सेक्शन 40 आएगा BNSS का सेक्शन 40 आएगा। क्यों आएगा? प्राइवेट पर्सन, ये है इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट एक्ट्स। एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन 40 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए ना। यहां पे एम्पावर से प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट, तभी तो बाउंड बाय लॉ मैंने बोला। सेक्शन 14 मैंने क्यों कहा बाउंड बाय लॉ? बिकॉज ऑफ सेक्शन 40 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 40 क्या कहता है कि प्राइवेट पर्सन जो है अरेस्ट कर सकता है, और अरेस्टेड पर्सन किसको कर सकता है? जो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा हो उसकी प्रेजेंस में, जैसे मर्डर। और यहाँ पे मर्डर ही हो रहा था हमारा। तो मुझे इतना पता है कि तुम लोगों ने सेक्शन 40 नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ये चीजें धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चला जाएगा, जब आप बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, सर ये नहीं पता था, देखो आज पता लगा ना। यही बेनिफिट है मेंस बैच ज्वाइन करने का। हमें ये लगता है कि हमें मेंस का सब कुछ आता है, कुछ नहीं आता तुम्हें मेंस का। तुम अभी सीख रहे हो, अभी लर्निंग स्टेज है तुम्हारी।
अब देखो एक नई चीज यहां पे सीखने को मिली। क्यों मिली? क्योंकि यहां पे सेक्शन 14 हमने कनेक्ट किया। सेक्शन 14 कहता है बाउंड बाय लॉ। आप कहोगे बाउंड बाय लॉ कैसे है? सेक्शन 40 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा। अब यहां पे एप्लीकेशन एंड एनालिसिस हम करेंगे। लीगल जस्टिफिकेशन कहां से मिलती है? अंडर सेक्शन 40 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हर सिटीजन को कहता है कि आप जस्टिफाइड बाय लॉ हैं एप्रीहेंडिंग समवन हु अपीयर्स टू बी कमिटिंग ए मर्डर इन देयर प्रेजेंस। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्सेस मिस्टेक ऑफ लॉ लिखेंगे। सिनेरियो में दिया हुआ ए डिड नॉट मिसअंडरस्टैंड द लॉ, कानून को लेके जो है भूल नहीं हुई, ठीक है। Instead, he made a mistake of fact हुआ regarding the circumstances of killing, believing it to be murder when it was actually a justified act of self defense. Requirement of good faith, प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली लिखा है कि उस व्यक्ति ने जो भी किया गुड फेथ में किया है। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन है सेक्शन नंबर 17 भारतीय न्याय संहिता की, जहां पे ये पूरी इलस्ट्रेशन आपको दी गई है। तो कंक्लूजन है ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस बिकॉज ए एक्टेड इन गुड फेथ अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड यूज्ड द पावर ग्रांटेड टू हिम बाय लॉ टू एप्रीहेंड परसीव्ड मर्डरर्स। हिज कंडक्ट इज फुली एक्सक्यूज्ड अंडर सेक्शन 17 एंड एडिशनली प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। इस प्रकार वो एडिशनल पॉइंट है। अगर ये सेक्शन 14 लिख दोगे तो बाकी बच्चों को 6 में से 4 नंबर मिलेंगे, तुम्हें 5 मिल जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिफरेंट तो लिखना पड़ेगा ना, रेलेवेंट हो, डिफरेंट हो, एक्स्ट्रा हो। हिंदी मीडियम वाले, सो यहां मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ए किसी अपराध जैसे कि सदोष परिरोध के लिए उत्तरदायी है जब उसने तथ्य के भूल के कारण सद्भाव पूर्वक एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो वास्तव में अपराध नहीं कर रहा था। तो इस समस्या का समाधान भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित प्रावधानों में है। धारा 17 विधि द्वारा न्यायतम या तथ्य की भूल, धारा 211 सद्भाव या विधिक शक्ति, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 40 का भी मैंने यहां पे जो है जिक्र किया। मामले का विश्लेषण अगर हम करें तो ये वही है, सद्भाव की स्थिति, तथ्य की भूल, विधिक न्यायतम, विशिष्ट दृष्टि और निष्कर्ष हमने लिख दिया हिंदी में भी, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या कहता है सेक्शन 33 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? क्या कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 33? आपने ये तो कह दिया कि सेक्शन 33 भी लिख सकते हैं क्या सर? सेक्शन 33 तो कहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन यह इन्फॉर्मेशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है। अविनाश पांडे जी, कोई रेलेवेंसी भी तो होनी चाहिए। सेक्शन 33 कहता है कि पब्लिक इन्फॉर्म करेगी, यहां इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हुई है, यहां पे उसको पकड़ने की बात हुई है। तो या तो अरेस्ट सीज करने की बात आएगी, इन्फॉर्मेशन का तो जिक्र नहीं हुआ है ना। एक चीज ये भी आपको समझनी होगी, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देना है, उसका कोई कनेक्शन होना चाहिए क्वेश्चन के साथ में। आप बताइए अविनाश पांडे, सेक्शन 33 कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर यहां होती इंफॉर्मेशन की बात तो धारा 33 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी हम लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि यहां इंफॉर्मेशन की बात नहीं हुई है, यहां सिर्फ उस व्यक्ति को पकड़ने की बात हुई है, और एक ऐसे अपराध के लिए है जो मर्डर है, कॉग्निजेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर करेंगे। A by shooting at a fowl with intent to kill and steal it kills B who is behind a bush, but A was not knowing that B was there. A एक पालतू पक्षी को मारने और चुराने के इरादे से उस पर गोली चलाता है, जिससे B की मृत्यु हो जाती है जो एक झाड़ी के पीछे था। A को यह ज्ञात नहीं था कि B वहां मौजूद है। बताइए कौन सा ऑफेंस यहां पे कमिट किया गया है? 10 मिनट है आपके पास। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सर। आप इस पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके दीजिए, ये पीडीएफ में ही मिलती है आपको। ये पीपीटी इसी प्रकार से आपको मिलेगी, उस प्रकार से आपको नहीं मिलेगी जिस प्रकार से आप सोच रहे हो। ये क्लास के नोट्स हैं, इनको क्लास नोट्स बोला जाता है जितेंद्र कुमार जी। ये कोई पीडीएफ नहीं है, ये क्लास नोट्स हैं जो आपके हर लेक्चर के लिए बनाने होते हैं हमें अलग से। इसकी पीडीएफ कहाँ दूं मैं आपको अलग से? ये क्लास खत्म होने के बाद जैसे हर रोज पीडीएफ आपको मिलती है वैसे ही मिल जाएगी ये भी। ये इसी प्रकार से मिलेगी बेटा, इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता है। ये क्लास नोट्स इनको हम बोलते हैं, तो जो टीचर पढ़ाता है वो क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करता है। तो ये मेरी क्लास के नोट्स हैं, जिस प्रकार से आपको दिख रहे हैं इसी प्रकार से आपको ये मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सब लोग। क्वेश्चन तो देख लिया ना सबने? क्वेश्चन देख लिया ना सबने? क्वेश्चन देख लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन का, या फटाक से इसको लिख लिया करो। चलिए करो, इसका आंसर करो।
ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर करने में। कीजिए। देखो जितना हो सकेगा मैं उतना तुम्हारे लिए करूंगा, और कोशिश करूंगा कि तुम्हें बहुत अच्छी चीजें जो है सिखा पाऊं। स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं होता तो क्वेश्चन लिख लिया करो, या क्वेश्चन देख देख के कर लिया करो। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी इस क्लास की। लिखे लिखे, 5 मिनट रह गई आपके पास। लास्ट 4 मिनट बेटा।
लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 1 मिनट बेटा, आखिरी 1 मिनट है आप सबके पास। चलिए जी, लास्ट 20 सेकेंड्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर हो गया है? देखो ये क्वेश्चन भी जनरल एक्सेप्शन का ही पार्ट है। वैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो कल्पेबल होमिसाइड जब आप पढ़ते हैं, मर्डर जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पे ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है और यूपी एपीओ में पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपी एपीओ में पहला ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए जी, क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। एक पालतू पक्षी को मारने और चुराने के इरादे से उस पर गोली चलाता है, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है, जो एक झाड़ी के पीछे था। ए को यह ज्ञात नहीं था कि बी वहां पर है। ए को यह ज्ञात नहीं था कि बी वहां पर है ना। तो 2-3 चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं हमें। क्वेश्चन से ही कुछ चीजें जो है सीखने को, समझने को मिल जाती हैं अक्सर। कि ए बाय शूटिंग एट ए फॉल विद इंटेंट टू किल, इंटेंशन थी जान से मारने की और उसको चोरी करने की, लेकिन बी को मार देता है जिसके रिगार्डिंग उसको कोई नॉलेज नहीं थी कि बी वहां है या नहीं है, बी वहां है या नहीं है। ठीक है, आइए जी। तो प्राइमरी इशू यही है क्या वेदर जो ए है उसने कोई अपराध किया है, कल्पेबल होमिसाइड का या मर्डर का, क्योंकि बी नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। व्हेन ए एक्सीडेंटली किल्स बी, एक्सीडेंटली, जानबूझकर नहीं है, इंटेंशनली नहीं है, एक्सीडेंटली। कब? जब वो एक एक्ट परफॉर्म कर रहा था जो कि एक अनलॉफुल एक्ट था, अटेम्प्टिंग टू किल एंड स्टील ए फॉल, अनअवेयर ऑफ 20% बिहाइंड ए बुश, झाड़ियों के पीछे बी के बारे में कोई उसको नॉलेज नहीं थी, क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी बी को मारने की। तो प्रोविजन कौन कौन से आएंगे यहां पे? सेक्शन 100 आएगा, सेक्शन 100 का इलस्ट्रेशन आएगा, सेक्शन 303 आएगा जो सेक्शन 62 अटेम्प्ट के साथ हम पढ़ेंगे, 325 आएगा जो सेक्शन 62 के साथ हम पढ़ेंगे। पहला है सेक्शन 100 डिफाइन करता है कल्पेबल होमिसाइड, जहां कहा गया कॉजिंग डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन। पहली बात है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो हमारे केस में इंटेंशन तो नहीं थी। दूसरा, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, ये भी नहीं थी जिससे मृत्यु हो सके। तीसरा, विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, नॉलेज भी नहीं थी उसको, है ना। इनमें से कोई भी चीज नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं थी बी की, इंटेंशन नहीं थी बॉडली इंजरी देने की जिसकी वजह से डेथ हो जाए, नहीं थी, ना ही उसको इस चीज की नॉलेज थी कि उसके एक्ट से बी की मृत्यु हो सकती, पता ही नहीं था बी वहां पे है। तो तीनों चीजें मिसिंग है। और सेक्शन 100 का इलस्ट्रेशन नंबर सीबी इसी के बारे में बात करता है। ये कहता है ए बाय शूटिंग एट ए फॉल विद इंटेंट टू किल एंड स्टील इट किल्स बी हु इज बिहाइंड ए बुश, ए नॉट नोइंग दैट ही वाज देयर हेयर
Although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. As it is illustration है, यूपी एपीओ में पूछा गया है. 303 भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. रेड विथ सेक्शन नंबर 62. अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट. थेफ्ट तो कर ही रहा था ना. सेक्शन 62 के साथ विद अटेम्प्ट वाला ये हो गया, थेफ्ट वाला ये हो गया, रिलेट्स टू द अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट. 325 रेड विथ 62. प्रॉपर्टी मिसचिफ. प्रॉपर्टी है ना वो एनिमल, पालतू, इसलिए तो लिखा गया था कि पालतू पक्षी है. पालतू पक्षी है, किसी की तो प्रॉपर्टी है, किसी की तो प्रॉपर्टी है ना. तो प्रॉपर्टी को डैमेज करना, उसकी वैल्यू को डिग्रेड करना मिसचिफ का ऑफेंस है. तो 325 रेड विथ 62 हम कर सकते हैं. अटेम्प्ट टू कमिट मिसचिफ बाय किलिंग और मेमिंग एन एनिमल हो सकता है ना बेटा. तो ये वाला सेक्शन शायद मुझे लगता है कि आपने 303 और 325 का जो है जिक्र नहीं किया होगा, जो मैं समझ पा रहा हूं. नहीं किया. कितने बच्चे जिन्होंने 303 और 325 का जिक्र नहीं किया? मुझे लगता है नहीं किया होगा आप लोगों ने इसका जिक्र. नहीं किया ना बेटा. चलो कोई बात नहीं. ट्रांसफर ऑफ मैलिस कहां है? ट्रांसफर ऑफ मैलिस पढ़िए अविनाश सिंह. ये देखिए, ट्रांसफर ऑफ मैलिस तो तब होगी ना जब इंटेंशन होगी किसी को मारने की. हमारी यहां किसी व्यक्ति को मारने की इंटेंशन ही नहीं है. कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बाय ए ह्यूमन बीइंग. एक मनुष्य को मारना. आओ देखो ट्रांसफर ऑफ मैलिस देखो क्या होता है बेटा. कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप लोगों के, प्रॉब्लम यहां आ रही है, इसलिए आंसर नहीं लिख पा रहे हो ढंग से. अब आप कह रहे हो ट्रांसफर ऑफ मैलिस. 102 देखिए क्या कहता है. इफ ए पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंस और नोज. इंटेंशन होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए. हमारे क्वेश्चन में तो ना ही उसको इंटेंशन थी ना ही उसको नॉलेज थी किसी व्यक्ति को मारने की. बताइए ट्रांसफर ऑफ मैलिस कहां से आएगा? अविनाश सिंह, ट्रांसफर ऑफ मैलिस आएगा क्या यहां पे? आ ही नहीं सकता है. क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ना ही हमारे क्वेश्चन में उसके पार्ट पे इंटेंशन थी किसी व्यक्ति विशेष को मारने की, ना ही हमारे क्वेश्चन के अंदर उसके पास नॉलेज थी कि वो अपने एक्ट से किसी व्यक्ति विशेष को मार देगा. नहीं थी ना बेटा. तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस तो तब होगी जब इंटेंशन होगी टू कॉज द डेथ ऑफ सम पर्सन. देखो 102 ट्रांसफर ऑफ मैलिस. इफ ए पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंट्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ ही नीदर इंटेंट्स नॉर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज. लेकिन एक व्यक्ति को मारने की तो इंटेंशन थी, एक व्यक्ति को मारने की तो नॉलेज थी. वो व्यक्ति ना मर के कोई और व्यक्ति मर जाता है, यहां आता है ट्रांसफर ऑफ मैलिस. और हमारे क्वेश्चन में जब आप देखेंगे, हमारे क्वेश्चन में तो कोई व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं हो रही है. हमारे क्वेश्चन में इंटेंशन मिसिंग है. अभी मैं लीगल एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको. आगे लीगल एनालिसिस पे आइए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा. एप्लीकेशन एंड लीगल एनालिसिस. पहला एब्सेंस ऑफ होमिसाइडल मेंसीरिया. एब्सेंस ऑफ होमिसाइडल मेंसीरिया. होमिसाइड समझे आप? होमिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग. और उसके लिए इंटेंशन चाहिए होती है, उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है. हमारे क्वेश्चन में दोनों ही मिसिंग है. सो टू बी गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 100 देयर मस्ट बी ए स्पेसिफिक इंटेंशन होनी चाहिए बेटा. डेथ करने की, इंजरी करने की, या नॉलेज होनी चाहिए. सो हमारे इस केस में देखो, मैं ये आपको बता रहा हूं, लॉ प्लस फैक्ट, लॉ प्लस फैक्ट, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा. कानून को तथ्यों के साथ जोड़ने का काम करें, कानून को तथ्यों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा. हमने यही लिखा है. देखिए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी ठहराने के लिए एक स्पेसिफिक इंटेंशन का होना जरूरी है, नॉलेज का होना जरूरी है, जो कि हमारे केस में ए एम्ड एट ए बर्ड नॉट ए ह्यूमन. वो एक पक्षी को मार रहा था, किसी इंसान को नहीं मार रहा था, मनुष्य को नहीं मार रहा था. तो होमिसाइड तो वैसे ही नहीं है. So A was unaware of B's presence. The requisite mens rea guilty mind for homicide is entirely absent. Again, mens rea is missing. अब देख रहे हो कहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे. और पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. दी अनलॉफुल एक्ट फैक्टर. देखो अनलॉफुल एक्ट तो था ना, किसी के पालतू पक्षी को मारना अनलॉफुल ही है. द लॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेंडेड क्राइम एंड द एक्सीडेंटल आउटकम. फर्क है ना बेटा इंटेंशनल और एक्सीडेंटल में. While A was engaged in unlawful act कर रहा था. अनलॉफुल एक्ट क्या था? थेफ्ट एंड मिसचिफ. मार के चोरी करके लेके जाना चाह रहा था ना. स्टील क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना. ये देखो, स्टील इट, चुराने के इरादे से, मारने और चुराने के इरादे से. अरे रुको तो भाई, रुको रुको अविनाश पांडे, सारी चीजें बता रहे हैं हम आपको. मैंने तो ये कहा ही नहीं अटेम्प्ट होगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं है.
मैंने नहीं बता, मैंने बोला रेलेवेंट है। अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट तो होगा ही ना, लेकिन इसमें ये लेगा नहीं कि उठा के ले गया, प्रयास तो किया ही है उसने, और मिस्चीफ भी अटेम्प्ट तो हुआ ही है ना बेटा, अटेम्प्ट तो हुआ है ना। अविनाश पांडे जी, आप मुझे ये बताइए, जब ए नामक व्यक्ति ने एक पालतू पक्षी को मारने और चुराने के इरादे से उस पर गोली चला दी, मारने और चुराने के इरादे से गोली चला दी, जिससे बी की मृत्यु हो गई, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वो पक्षी मरा या नहीं मरा। ये चीज जरूर लिखी हुई है कि उसको मारने और चुराने के इरादे से गोली चला दी, तो ये क्या है, अटेम्प्ट ही है। प्रोसीड कर गए ना टुवर्ड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। आगे नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वो पक्षी मरा या नहीं मरा, उसके बारे में तो बात ही नहीं की है, लेकिन गोली चलाना अटेम्प्ट करना तो है ना। अब वो अपराध कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ वो इसमें नहीं लिखा गया, इसलिए हमने आगे ये नहीं बताया कि थेफ्ट हो गया है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो बेटा, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर गलत करोगे ही करोगे। ठीक है, सो ये हमने लिख दिया। सोर्स जो है क्लेरिफाई करता है कि परफॉर्मिंग एन अनलॉफुल एक्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक वन लायबल फॉर एवरी एक्सीडेंटल डेथ दैट रिजल्ट्स अनलेस द डेथ वाज फोरसीएबल एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। अरे भैया साधना, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो बात ही नहीं है यहाँ पे, ये कहां से लिख रहे हो आप, ये तो रेलेवेंट चीज ही नहीं है। So liability for intended crime, although A is not liable for B's death, he remains liable for the act he actually intended to commit. If the fall was property of another person, A is liable for attempting to commit theft and attempting to commit mischief. किसके लिए liable होगा, attempt to theft या attempt to commit mischief के लिए होगा। Inapplicability of section 18, section 18 यहाँ apply नहीं होगा, क्यों? The general exception for accident section 18 does not apply here because that section requires the act lawful act होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे unlawful act था, और ये लिखा भी हमने क्यों, सिंस ए वॉज अटेम्प्टिंग टू स्टील द एक्ट इटसेल्फ वाज अनलॉफुल, हाउएवर ही स्टील सेव्ड फ्रॉम होमिसाइड चार्ज बाय स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 100 इलस्ट्रेशन नंबर सी। राइट, तो कंक्लूजन क्या है, इज नॉट लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, और मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। According to the principle laid down in illustration number C of section 100, the lack of intention knowledge regarding a human victim absolves A for liability for death. एक क्रिमिनली लायबल हो सकता है अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट के लिए, मिसचीफ के लिए रिगार्डिंग दी फॉल पनिशेबल होगा उस सेक्शंस में। देख रहे हो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। हिंदी में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ए बी के आपराधिक मानव वध कल्पेबल होमिसाइड या हत्या का दोषी है जब वह एक अवैध कृत्य पक्षी की चोरी करने के दौरान अनजाने में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। रेलेवेंट प्रोविजंस, धारा 100, ये धारा आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति तब आपराधिक मानव वध करता है जब वह मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसे शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना स्वभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि उस कार्य से मृत्यु कारित होना स्वभाव्य है कोई कार्य करता है। जो मिसिंग था इलस्ट्रेशन सी हम बता चुके हैं, 303 सह पठित धारा 62 चोरी करने का प्रयत्न, 325 सह पठित धारा 62 पशु को मारने या अपंग करने के माध्यम से मिसचीफ करने का प्रयत्न। मामले का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर विश्लेषण, जब तक आप लीगल एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपका आंसर ठीक होगा ही नहीं। लीगल रीजनिंग जरूरी है। आपराधिक मन स्थिति, मेंसरिया का अभाव, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। देखो बेटा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में मेंसरिया एक्टस रियस क्या होती है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होती है। किसी भी अपराध को कमिट करने के लिए सबसे पहले आपको मेंसरिया चेक करनी होगी, और हर क्वेश्चन में तुम यही गलती कर रहे हो, तुम लोग मेंसरिया चेक ही नहीं कर रहे हो। और हर क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले मैं इसी चीज को एनालाइज कर रहा हूं कि यहां मेंसरिया था या नहीं था। मेंसरिया नहीं है तो अपराध बनेगा ही नहीं, समझे इस बात को आप। अगर मेंसरिया नहीं है तो ऑफेंस नहीं बनेगा ना बेटा। पहला लेक्चर याद करो, मेंसरिया प्लस एक्टस रियस, और तुम हर बार यही चीज मिस कर रहे हो। सो आपराधिक मानव वध या हत्या का दोषी होने के लिए हत्व्य आशय, होमिसाइडल इंटेंट या ज्ञान का होना अनिवार्य है। ए का निशाना एक पक्षी था, ना कि कोई मनुष्य। चूंकि ए को झाड़ी के पीछे बी की मौजूदगी का पता नहीं था, इसलिए उसमें मृत्यु कारित करने का कोई आशय, ज्ञान मौजूद नहीं था। दिस इज व्हाट द मिसिंग ऑफ मेंसरिया, आपराधिक मन स्थिति का अभाव। अवैध कर्त्य का प्रभाव क्या होगा,
द इम्पैक्ट ऑफ अनलॉफुल एक्ट, इम्पैक्ट ऑफ अनलॉफुल एक्ट क्या होगा? यद्यपि ए एक अवैध कृत्य पक्षी को चुराने का प्रयास कर रहा था, विधिक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि केवल अवैध कृत्य करना ही किसी व्यक्ति को हर प्रकार की आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं बना देता, जब तक कि वह मृत्यु धारा 100 के तहत आवश्यक आशय या ज्ञान की सीमा में ना आती हो। इच्छित अपराध के लिए उत्तरदायी, जो कि पक्षी किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति था, इसलिए ए उन अपराधों के लिए उत्तरदायी है जिनमें वह वास्तव में करना चाहता था। वह चोरी करने के प्रयत्न और रिसिस्ट, पक्षी को मारने मतलब डैमेज करने के लिए प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट टू थेफ्ट या फिर अटेम्प्ट टू मिसचिफ, क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी तो डैमेज की है ना, आपने डिस्ट्रॉय कर दी है, डैमेज कर दी। मिसचिफ, मिसचिफ को क्या कहते हैं हिंदी में? रिसिट। कंक्लूजन, निष्कर्ष, एक अपराधिक मानव वध या हत्या के अपराध का दोषी नहीं है, हालांकि वे भारतीय न्याय संहिता की धारा 303, 325 सह पठित रेड विद धारा 62 के तहत चोरी के प्रयत्न और रिसिट के प्रयत्न के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी हो सकता है। जजमेंट भी डाल दीजिए सर। जजमेंट किस चीज की डालूं भाई? अविनाश, क्लियर है बेटा यहां तक? सबको क्लियर है? अब आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये होमवर्क है आप लोगों का, जितना मुझसे हो सका मैंने इस क्लास के दौरान करवाया। रिश्ती, रिश्ती कहते हैं क्या? रिश्ती। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए कि मैं हिंदी में पढ़ा सकूँ, हिंदी में उनको कंटेंट दे सकूँ, हिंदी में मैं समझा सकूँ। आई एम डूइंग माई बेस्ट, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी करें, रिविजन करें, बार बार सब्जेक्ट को पढ़ें, जो चीजें मैं दे रहा हूँ इनको बार बार पढ़ो, दिमाग खुलेगा, है ना? दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो कुछ चीजें कर पाओगे। क्लियर है यहां तक? मजा आ गया? आज काफी कुछ सीखने को मिला। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है जैसे ये क्वेश्चन है, आपका होमवर्क क्या है बेटा? बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, ये करने हैं आपको। होमवर्क है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लें, 10 मिनट का टाइमर सेट करना, 15 मिनट का टाइमर सेट करना, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखना है। पूरा आंसर लिखने के बाद फिर इसको चेक करना है, ठीक है? यहां आंसर मैंने दिया हुआ है सबका। एप्लीकेशन एंड एनालिसिस को समझना बहुत जरूरी है, बार बार इसी पे फोकस करना। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करना है। ये जैसे एक बच्चा पूछा, साधना नहीं पूछा था, ये देखो वो वाला क्वेश्चन आ गया। ए एक बच्चे बी को जेड के भोजन में जहर डालने के लिए उकसाता है और उसे उस उद्देश्य हेतु जहर देता है। उकसावे के परिणाम स्वरूप बच्चा गलती से जहर वाई के भोजन में डाल देता है जो जेड के भोजन के पास रखा था। जहर से वाई की मृत्यु हो जाती है। ए और बी के आपराधिक दायित्व की विवेचना कीजिए। साधना, आगे आप वाला क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर करना। देखो आप सबको पता है कि समय बहुत कम है, उस समय के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं प्रैक्टिस करवा सकता। मैं आपको सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं, कॉन्सेप्ट की बारीकियां बता सकता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर करना और फिर यहां पे अपना आंसर चेक कर लेना। पूरा डिटेल में आंसर मिलेगा आपको, पूरा डिटेल में है। ये कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। ये यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं ये, ठीक है? सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जो है यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। तो ये सारे के सारे आपको करने हैं, चाहे सैटरडे संडे कर लीजिएगा। सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, उस दिन बैठ के जो है ये प्रैक्टिस करने हैं और यही क्वेश्चंस करके जाइएगा भारतीय न्याय संहिता से। यकीन मानिए आपका यूपी एपीओ मेंस, बिहार एपीओ मेंस पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में भी यहाँ पे लास्ट में ये रहा, व्हाट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट? सो अभी बताइए कोई डाउट है या नहीं है? कैसा लग रहा है आपको मेंस आंसर राइटिंग का सेशन? ठीक चल रहा है? सीख रहे हो कुछ? देखो मैं तो जितना आसान हो सकता है उतना आसान करने का प्रयास कर रहा हूं आप सबके लिए, लेकिन आप लोगों को रिवीजन करनी होगी। आप लोगों को और ज्यादा सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर अपनी पकड़, अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। राइट? सो कैसे हो? क्या हो गया? ठीक हो तुम सब? ठीक हो तुम सब? ठीक हो? सब ठीक चल रहा है? आ रही हैं चीजें समझ में कि किन चीजों पे फोकस करना है? सब लोग बच्चे कमेंट करके बताओ यार। ऐसे हताश निराश नहीं होना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे। हम भी धीरे धीरे सीखे हैं, हम कोई एक दिन में नहीं सीख गए हैं। हमें भी टाइम लगा इन चीजों को करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए।
साधना बस एक कमेंट कर रही है और कोई बच्चा कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा। क्या हुआ, कुछ बताओ तो। कोई समस्या आन खड़ी हुई है क्या? कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्या समस्या, बताओगे नहीं तो फिर कैसे हम समझेंगे? हम्म। सर आप क्वेश्चन का आंसर करवा दिया करिए, जल्दी होगा। आप क्वेश्चन देकर रुका मत करिए। मैं क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा अविनाश पांडे, तुम कैसे सीखोगे, तुम कब लिखोगे? ये तो मिल जाएगा आपको, मैं दे दूंगा डेली, फिर क्या फायदा होगा उस चीज का? तुम्हारी सीख तो नहीं आई ना अविनाश, तुम्हें ये तो नहीं समझ में आया कि इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या था और सर ने क्या बताया है। बेटा सीख नहीं पाओगे। क्लास के दौरान मैं सारे क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लूंगा, उससे बेनिफिट क्या होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। तुमने तो अपना माइंड नहीं लगाया ना। जब तक अपना खोपड़ा नहीं लगाओगे ना, तब तक मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ता जाऊंगा, उससे क्या फायदा है? क्वेश्चन होमवर्क में दिया तो है मैंने। आप लोग ये कह रहे हो फिर मैं क्लास में क्या डिस्कस करूंगा? होमवर्क नहीं करोगे तुम लोग, मुझे पता है ना उस चीज का। नहीं करोगे। कितने बच्चे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। साथ के साथ क्वेश्चन मिल रहा है, साथ के साथ उसका आंसर लिखो। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ना, आप वो टॉपिक पढ़ के आओ। बेस्ट टॉपिक पढ़ के आओ। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कल मैं क्या करवाऊंगा, लीजिए ये टॉपिक पढ़ के आइएगा। जनरल एक्सट्रैक्शन सारा इसमें कंप्लीट हो गया है हमारा। ये लो, ये पढ़ के आओ ना बेटा, पढ़ के आओ तब तो बात बनेगी। ये लीजिए, कल जो है मैं आपको अबैटमेंट कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट के बारे में कराऊंगा। अबैटमेंट कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट पढ़ के आइएगा कल। जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका आंसर आप बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी शाम को 4 बजे। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जो कि इनक्वाइट लायबिलिटी है, अबैटमेंट कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट है, और उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सेशन, फिर ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी का दोबारा से, फिर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का दोबारा से, फिर ये 2 सेशंस जो होंगे 9th एंड 10th, बची खुचे जो टॉपिक रह जाएंगे उनके ऊपर। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है किसी बच्चे को, प्लीज बोलिए, बताइए। समझने में प्रॉब्लम आ रही है, सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताना जरूरी है। नहीं बताओगे तो क्लास चलती रहेगी, हम आगे निकलते रहेंगे, तुम वहीं रह जाओगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। करण सांगवान सर सर्च करना, पर्सनल मैसेज कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि क्लास में बताना थोड़ा सा मेरे लिए शर्मिंदगी वाला वो हो जाएगा आपके लिए, तो आप यहाँ पे मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी बेटा, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है, सैटरडे संडे नहीं है। थैंक यू, बाय बाय। सर मैं अभी प्री वाली पूरी क्लास अटेंड नहीं करी है तो हमको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही। बेटा पहले प्री तो करो, तभी तो मेंस हो पाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं शाम को 4 बजे।